हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम लिख रही हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शॉर्ट में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी ट्रांसपोर्ट होता है किन किन चीज़ों का हो सकता है, तो वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, या फिर स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल, तो ये सब सब्सटेंसेस का इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन से ये प्रोसेस जो है वो कैटेलाइज होती है। अगर हम सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात करें जो है लार्ज अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, लार्ज अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, तो ये इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पैसे भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, और आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जहाँ पे भी चाहिए होते हैं उसे हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये फैसिलिटेटेड वाला होता है, और ये वाला जो था ये सिंपल ट्रांसपोर्ट था जो आपको देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी क्रॉस ही नहीं कर सकते मेम्ब्रेन को, तो वो होते हैं आयंस। आयंस कैन नॉट क्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्कुल भी आयंस क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए चैनल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी एक टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ही हैं। इसके अलावा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी वगैरह की। तो अभी हम सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एटीपी जिसमें रिक्वायर्ड होती है उस ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव क्यों बोलते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के क्या फीचर्स होते हैं वो अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं और क्या क्या इसके अंदर आपको पढ़ना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये इसके फीचर हैं कि ये होता है हमेशा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें ना दो चीजें आती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब होता है हाई टू लो मूवमेंट, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव करना। जैसे कि नॉर्मली अगर हम सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल लें तो किसी ने परफ्यूम लगाया, वो परफ्यूम जहां जिस एरिया में लगाया वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी उन सारे पार्टिकल्स की जो भी परफ्यूम के अंदर हैं। अब वो सारे पार्टिकल्स उस एरिया की साइड मूव करेंगे जहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, यानी एब्सेंट है। तो इसीलिए परफ्यूम एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। क्योंकि ये हाई टू लो मूवमेंट है इसीलिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बिल्कुल भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे मैं थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि ये सब आपको पहले से भी पता होगा। नेक्स्ट चीज जो होती है वो ये कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को हम डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है। डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, डाउन द ग्रेडियंट अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब यही होता है हाई टू लो मूव होना। डाउन मतलब एक ऊपर जगह थी और एक नीचे है, तो हाई टू लो, तो हाई टू लो मूवमेंट होती है इस केस में भी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो इसके टाइप्स अगर आप देखोगे तो आपको दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। एक जिसे हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जिसे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ये वाला लॉ। एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और दूसरा जो होता है उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। पहले हम सिंपल वाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फैसिलिटेटेड पढ़ेंगे।
सिंपल सा डिफरेंस दोनों के बीच में ये होता है कि सिंपल डिफ्यूजन में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली मूव कर जाता है और ये हाई टू लो ही मूव करता है। और ये जो प्रोसेस होती है सिंपल डिफ्यूजन, इसे नॉन सिलेक्टिव बोला जाता है। नॉन सिलेक्टिव मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसके साइज वगैरह पे, हाइड्रोफोबिक है या नहीं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर हाइड्रोफोबिक है, छोटे साइज का है, तो वो मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन से इजीली इधर से उधर मूव कर सकता है, उसके लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा टाइप जो आता है वो आता है जिसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? तो ये होता है जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग तो होगा ही, बट देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए, फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस प्रोसेस को, इसीलिए इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला जाता है। अब क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर, जैसे इमेजिन करो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कुछ चैनल की तरह एक प्रोटीन अटैच्ड है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो वो सिलेक्टिव होगा या नॉन सिलेक्टिव होगा? तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप एक पर्टिकुलर चैनल वहां बना रहे हो तो उस चैनल में कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि हर टाइप का बड़ा छोटा सारे मॉलिक्यूल ट्रेवल कर लें, सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिलेक्टिव होती है, बट सिंपल नहीं थी। सिंपल वाले में क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी भी एरिया से मॉलिक्यूल जो है इजीली डिफ्यूज हो जाता। बट फैसिलिटेटेड क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू होता है, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की प्रेजेंस उस चीज को, उस डिफ्यूजन को सिलेक्टिव बनाती है, इसीलिए हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, सिंपल डिफ्यूजन लो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लो या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो, तीनों में से फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव होते हैं जो सिलेक्टिव होते हैं, क्योंकि दोनों में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि क्या क्या होते हैं फैसिलिटेटेड में। एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या होगा? मैं वही बताने वाली हूँ अब मैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो ज्यादातर आपको कैरियर या चैनल प्रोटीन्स के थ्रू देखने को मिलता है। अभी डिस्कस करेंगे हम कैरियर एंड चैनल क्या होता है। जैसे कि आपने कुछ नर्व इम्पल्स के टाइम पे सुना होगा सोडियम पोटेशियम चैनल्स, तो वो जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं जो कि सोडियम और पोटेशियम को ऑपोजिट डायरेक्शन में पंप कर रहे हैं, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। क्लियर राहुल? यस मैम। आप में से किसका मैसेज है? हाँ, we say active and passive based on ATP consumption. yes, ATP consumption पैसिव में नहीं होती है इसीलिए उसे पैसिव बोलते हैं, एक्टिव में होती है इसीलिए उसे एक्टिव बोला जाता है। एक्टिव प्रोसेस है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम कैरियर एंड चैनल के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में देख लेते हैं कि चैनल और कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझते हैं कि दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट ऐसा नहीं होता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। किस तरीके से डिफर करते हैं, तो पहले हम कैरियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं ये कैरी करके लेके जाएंगे एक सब्सटेंस को दूसरी साइड, इन्हें परमीएजेस भी बोला जाता है। परमीएजेस या फिर ट्रांसपोर्टर्स भी बोल देते हैं। ये नॉन कोवेलेंटली बाइंड करते हैं सब्सटेंस से, नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग विद द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है उस सब्सटेंस से नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होगी। सिंपल सा रीजन है, अगर वो कोवेलेंट बाइंडिंग शो करेंगे तो आपको पता है कोवेलेंट होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो उसे अलग करना मुश्किल हो जाएगा। हमें सिर्फ ये करना है कि कैरी करके उसे वहां से ले जाए, ऐसा नहीं कि उसके साथ चिपक जाए। उस सब्सटेंस के साथ अगर वो चिपक जाएगा तो दूसरी साइड उस सब्सटेंस को रिलीज नहीं कर पाएगा। तो जो भी यहाँ बाइंडिंग होती है नॉन कोवेलेंट होती है। नॉन कोवेलेंट अंडरलाइन कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है।
दूसरी चीज, कैरियर प्रोटीन्स के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे अगर मान लो आपका हाथ है, तो आपने कुछ चीज को पकड़ा, तो जिस चीज को आपने पकड़ा है उसकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ग्रिप बनाने के लिए आप हाथ को टाइट या लूज कर सकते हो। तो जो भी आपकी ग्रिप है वो टाइट या लूज हो सकती है। तो आप अपने हाथ को इस तरीके से चेंज कर रहे हो कि वो जो भी सबस्ट्रेट या सब्सटेंस है उससे आप अच्छे से बाइंड कर सको। सिमिलरली कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस कैरियर प्रोटीन्स में होते हैं, and these changes are important for their binding to that particular substance that which needs to be transported। तो जिस भी सब्सटेंस से वो बाइंड करेगा उससे इतने अच्छे तरीके से बाइंड करेगा या उसकी शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा ताकि इजीली उस सब्सटेंस को ले जाके दूसरी साइड छोड़ दे। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन्स में ये भी चीज हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल आता है जो हम पढ़ते हैं वो होता है ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूट के बारे में आपने सुना होगा, ग्लूट होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। GLU यहाँ ग्लूकोज के लिए है एंड T इज फॉर ट्रांसपोर्टर। तो ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है आगे, इनके बारे में यही दे रखा है, यही आपको पढ़ना है इनके बारे में जिनसे स्टेटमेंट्स बनती हैं क्वेश्चन में। तो ग्लूट जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लगभग अराउंड 500 अमीनो एसिड से बने होते हैं। AAS का मतलब अमीनो एसिड्स। तो 500 अमीनो एसिड के आसपास के ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड इनके पास लगभग 12 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स होते हैं। 12 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि इसके पास कुछ ऐसे रीजन्स होंगे 12 जो कि रीजन्स मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे होंगे। जैसे ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को स्पैन करने वाले 12 रीजन्स इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने 12 बना दिए। तो इस तरीके का मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। टोटल 12 होते हैं, तो वो भी याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहाँ पे लोकेटेड होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ डबल स्टार मार्क कर रही हूँ मैं। एक आपको ग्लूट 1 का याद रखना होता है, ये होता है ऑन दी सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एक होता है जिसे, ये 1 ही है, रुको अच्छे से बना देती हूँ। दूसरा जो आता है वो आता है ग्लूट 2, ये लोकेटेड होता है इन द लिवर, ये लिवर में मिलेगा। इसके अलावा एक होता है ग्लूट 3 जो कि लोकेटेड होता है इन ब्रेन। 4 नहीं है इसके बाद, फिर है ग्लूट 5 और ये लोकेटेड होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 4 वाला भी होता है बट वो जो होता है वो स्केलेटल मसल का एक बेसिकली आइसोफॉर्म लगा सकते हो आप, मैं बताती हूँ अभी। ग्लूट 5 जो होता है ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, इंटेस्टाइन। और ग्लूट 4 जो होता है ये स्केलेटल मसल्स में मिलता है, स्केलेटल मसल्स। और इसके अलावा ये आपको एक और लोकेशन पे मिलेगा, एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू जो होते हैं, एडिपोज टिश्यू, तो वहां पे देखने को मिलता है। इंसुलिन से ज्यादा कंट्रोल्ड ग्लूट 4 होता है, इसीलिए हमने ग्लूट 4 को बाद में लिखा है, पहले हमने बाकी पढ़ लिए। ग्लूट 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शुगर इनटेक में मदद करता है, फैट स्टोरिंग टिश्यूज में इंसुलिन से कंट्रोल्ड होता है, स्टिम्युलेट होता है इंसुलिन की प्रेजेंस में, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये कैरियर प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ये एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे होता है और बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो उसका भी एग्जाम्पल आप यहाँ याद कर सकते हो, यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर
ये बेसिकली एंटीपोर्टर की तरह काम करता है। तो ये क्लोराइड को एक डायरेक्शन में और जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं HCO3- उनको दूसरी डायरेक्शन में मूव करने में मदद करता है। क्योंकि क्लोराइड पे भी -1 का चार्ज होता है और बाइकार्बोनेट आयंस पे भी -1 का होता है, इसीलिए जब ये एक्सचेंज होते हैं तो दी एक्सचेंज इज इलेक्ट्रोन्यूट्रल, यानी देयर इज नो नेट चेंज इन दी चार्ज, क्योंकि दोनों ही इक्वल चार्ज पोजेस करते हैं, तो कोई सा भी कहीं भी प्रेजेंट हो मैटर नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें हमने कैरियर के बारे में पढ़ी। अब हम चैनल के बारे में देखते हैं कि चैनल्स क्या करते हैं। चैनल थोड़े अलग होते हैं। कैसे? क्योंकि इनके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस नहीं होते। चैनल्स होते हैं जो कि परमानेंट हैं, उनके अंदर पोर साइज फिक्स्ड होगा, उनका साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा किसी भी रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि क्या क्या आता है इसके अंदर। ये ओपन पोर की तरह काम करते हैं। ओपन पोर्स, जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे छेद हो गए हैं, वैसे वाले जो छेद होंगे वो सारे चैनल प्रोटीन की तरह होंगे। मतलब कि उनका साइज जो है वो फिक्स्ड होता है, चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। और ये सिर्फ और सिर्फ साइज एंड चार्ज के बेसिस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो साइज कितना, साइज इज द मेन थिंग, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा जो ओपन होगा, बाकी तो क्लोज्ड ही होगा। तो जितना ओपन है उसके अंदर जितने साइज के पार्टिकल जा सकते हैं सिर्फ वही मूव कर पाएंगे, बाकी सब तो इधर उधर जा ही नहीं पाएंगे। ये जो होते हैं इनमें याद रखना कि दीज आर नॉन सैचुरेबल। ये मैंने कैरियर में लिखी नहीं थी टर्म, बट आप वहां लिख सकते हो कैरियर प्रोटीन सैचुरेबल होते हैं। कैरियर प्रोटीन क्योंकि एंजाइम की तरह लगा सकते हो आप, एंजाइम से सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, एंजाइम सैचुरेट हो गया, तो ऐसे ही कैरियर होते हैं। तो कैरियर ने, जैसे मान लो आपका हाथ है, आपने कुछ चीज पकड़ी तो आपका हाथ ऑक्यूपाई हो गया, अब वो सैचुरेट हो गया, अब उसमें और चीज नहीं पकड़ सकते आप। बट चैनल में ऐसा नहीं होता। चैनल तो एक पोर है, उस पोर में से आप कितने भी सब्सटेंसेस को एक बारी में भेज सकते हो, जाएंगे वो एक एक करके ही, सैचुरेट नहीं होगी वो चीज। तो इसीलिए नॉन सैचुरेटेड सैचुरेबल होते हैं। इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसके अंदर आता है आयन चैनल्स। आयन चैनल्स, तो आयन चैनल्स होते हैं जो आयन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। अब आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि चैनल्स जो होते हैं वो हमेशा ओपन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, नॉट परमानेंटली ओपन। मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर नॉट परमानेंटली ओपन, हमेशा ओपन नहीं होते। इनके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वो ओपन होते हैं, जैसे कि एक हम पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे ओपन ओपन या क्लोज होते हैं। वोल्टेज गेटेड, गेटेड इसीलिए बोल रहे हैं, गेट की तरह है वो, कंडीशन पे ही ओपन होंगे, हमेशा नहीं। वोल्टेज कंडीशन है यहाँ, इलेक्ट्रो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रोल होता है यहाँ। दूसरे होते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, लाइगेंड गेटेड चैनल्स, तो ये किसी लाइगेंड के बाइंडिंग से ही ओपन होंगे। तो लाइगेंड यहाँ पे जरूरी है, जैसे आप कहीं पे जाते हो आपको एंट्री के लिए पास दिखाना पड़ता है, वैसे यहाँ लाइगेंड अगर प्रेजेंट होगा तभी गेट ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं हम कि चैनल्स हमेशा ओपन नहीं होते हैं, उनकी कंडीशंस हैं जिसमें वो ओपन या क्लोज होंगे। आयन चैनल्स के अलावा एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, वो है वाटर चैनल्स। एंड वाटर चैनल्स को हम नॉर्मली वाटर चैनल नाम से इसे कम जानते हैं, एक्वापोरेंस के नाम से ज्यादा जानते हैं, एक्वापोरेंस। तो ये पोर होते हैं जो वाटर की मूवमेंट में मदद करते हैं। अब आप सोचोगे वाटर तो ऐसे भी मूव कर जाएगा, वाटर को क्या जरूरत है चैनल्स। तो वाटर की जो भी मूवमेंट होती है वो नॉर्मली ऐसे ऑस्मोसिस वगैरह के थ्रू भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है, या फिर चैनल्स के थ्रू भी हो सकता है। तो दोनों मीडिया से वाटर जो है वो इजीली मूव कर सकता है। एक्वापोरेंस जो होते हैं वो ज्यादातर टेट्रामर्स होते हैं, मतलब कि उनके अंदर 4 यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी और वो चारों यूनिट्स सेम होती हैं, तो इसीलिए होमो टेट्रामर लिख देते हैं। इनके पास 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होंगे, मतलब 6 ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन।
जैसे पीछे 12 थे ना, यहाँ 6 होते हैं, 6 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन्स यहाँ पे लाई करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी सबको किसी चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। चैनल्स की स्टडी जो है ना वो हम एक टेक्निक से कर पाते हैं, उस टेक्निक को बोला जाता है पैच एंड क्लैम्प टेक्निक। एग्जाम्पल के अलावा एक एडिशनल पॉइंट है जो बता रही हूँ। The technique which is used to study channels is known as patch and clamp technique. Patch clamp technique बोलते हैं उसे। पैच, ये C है, D मत समझना इसे, ये L है। पैच क्लैम्प टेक्निक, ये कौन सी टेक्निक होती है? तो इसके अंदर जैसे पाइपेट होती है ग्लास की आपके पास, उसकी जो आगे की स्मॉल ओपनिंग होती है ना, उस ओपनिंग के थ्रू आप एक मेम्ब्रेन का पैच पकड़ लो, उससे मतलब जैसे सक इन करो तो उसका एक पैच जो होगा वो उस पाइपेट के माउथ में आ जाएगा। ऐसे मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये पाइपेट है आपके पास, पाइपेट का इतना सा आगे का पोर्शन है जो ओपन है, तो ये मेम्ब्रेन है आपकी। तो आप क्या करोगे कि जब पाइपेट को यहाँ पे रखोगे तो सक इन करोगे तो कुछ पोर्शन इसका पाइपेट के अंदर चला जाएगा इस तरीके से मेम्ब्रेन का। अब इस रीजन में अगर चैनल प्रोटीन होगा तो आप क्या कर सकते हो, पाइपेट के थ्रू कुछ सब्सटेंस ट्रांसफर करके देखो और फिर आपको पता चल जाएगा कि वो दूसरी साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप चैनल्स की स्टडी के लिए ज्यादातर पैच क्लैम्प टेक्निक का यूज करते हो, जो कि इस तरीके की दिखती है। इसकी जो स्टडी है, इस टेक्निक का जो डिस्कवरी है वो करी थी नेहर एंड सेकमैन साइंटिस्ट ने। नेहर एंड सेकमैन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैच एंड क्लैम्प टेक्निक की स्टडी की थी और उसके लिए इन्हें जाना जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे इस टॉपिक से, चैनल से रिलेटेड याद रखनी है। ये जो नेहर एंड सैकमैन है, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था चैनल्स की डिस्कवरी के लिए। तो मैंने आपको चैनल से रिलेटेड कुछ चीज बताई। चैनल्स में सोडियम पोटेशियम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, सोडियम पोटेशियम पंप। एक्चुअली सोडियम पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो पंप होते हैं, तो उन्हें हम जनरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं, मतलब कि उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट के लिए। बट मैंने आपको चैनल्स के कुछ एग्जांपल यहाँ एक्वापोरेंस वगैरह भी बता दिए, ये भी चैनल्स ही हैं बट विदाउट एटीपी की कंजम्पशन के काम करते हैं।